नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम गाथा चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की है। ये कहानी है प्रगति की, जिसने शादी के कुछ ही दिनों बाद अपने जीवन में ऐसा तूफान मचाया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। शादी के बाद प्रगति सिर्फ 5 दिन अपनी ससुराल में रही। यह मामला उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के फप्पूंद थाना क्षेत्र के सियापुर हजियापुर गांव से जुड़ा है। इसी गांव में हरिगोविंद सिंह यादव अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी कमला देवी, 3 बेटे आलोक, आशुतोष और संतोष तथा 2 बेटियां पारुल और प्रगति थीं। पहले वे दिव्यापुर कस्बे के संजय नगर मोहल्ले में रहते थे, लेकिन बाद में गांव में आकर बस गए। हरिगोविंद सिंह प्राइवेट नौकरी करके अपने परिवार का खर्च चलाते थे। उनके तीनों बेटे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। आलोक, आशुतोष और संतोष ने औरैया के तिलक कॉलेज से बीएसएससी की डिग्री हासिल की। नौकरी के लिए वे बाहर चले गए। आशुतोष उज्जैन के एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक थे। तीनों की शादी हो चुकी थी और वे अपने परिवार के साथ बाहर रहते थे। वे केवल त्योहारों या शादी ब्याह जैसे खास मौक़ों पर ही गांव आते थे। हरिगोविंद की बेटियां पारुल और प्रगति भी पढ़ाई में तेज थीं। उन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई दिव्यापुर के आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल से की। फिर औरैया के एक कॉलेज से इंटरमीडिएट पास किया। इसके बाद उनकी मां कमला देवी ने उनकी पढ़ाई बंद करवा दी और उन्हें घर के कामों में लगा दिया। उस समय पारुल की उम्र लगभग 18 साल थी। हरिगोविंद को अब पारुल की शादी की चिंता सताने लगी। वे चाहते थे कि पारुल की शादी किसी संपन्न परिवार में हो, जहां कोई कमी न हो। काफी तलाश के बाद उन्हें संदीप नाम का लड़का पसंद आया। संदीप के पिता सुमेर सिंह यादव मैनपुरी जिले की भोगांव तहसील के नगला दीपा गांव के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी सुमन देवी, 4 बेटे संदीप, अक्षय, दिलीप और सचिन तथा एक बेटी प्रियंका थी। अभी तक उनके किसी बेटे की शादी नहीं हुई थी, इसलिए वे अपने बड़े बेटे संदीप की शादी के लिए उत्सुक थे। सुमेर सिंह यादव एक करोड़पति कारोबारी थे। उनका हाइड्रा और क्रेन मशीनों का कारोबार था। उनके पास 10 हाइड्रा और क्रेन मशीनें थीं। उनका बड़ा बेटा संदीप अपने भाइयों के साथ जेसीबी और हाइड्रा किराए पर चलाता था। उनकी ज्यादातर मशीनें सेतु निगम के प्रोजेक्ट्स में लगी रहती थीं। सुमेर सिंह का औरैया के दिव्यापुर कस्बे में सेहद मंदिर के पास एक मकान था। संदीप अपने भाइयों के साथ इसी मकान में रहकर कारोबार संभालता था। उसने मकान के नीचे एसएस यादव क्रेन सर्विस के नाम से ऑफिस खोल रखा था। उनका कारोबार औरैया से लखनऊ तक फैला हुआ था। संदीप और उसके कारोबार को देखकर हरिगोविंद ने उसे अपनी बेटी पारुल के लिए चुना। 9 फरवरी 2019 को पारुल की शादी संदीप के साथ धूमधाम से हुई। पारुल दुल्हन बनकर ससुराल आ गई और घर संभाल लिया। पारुल से छोटी प्रगति थी, जो अपनी बहन से ज्यादा खूबसूरत थी। 17 साल की उम्र में उसकी सुंदरता और निखर गई थी। उसका गोरा रंग, बड़ी बड़ी काजल भरी आंखें और चंचल अंदाज किसी को भी आकर्षित कर लेते थे। प्रगति के घर से सिर्फ 100 कदम की दूरी पर अनुराग उर्फ मनोज रहता था। उसके पिता राम मनोहर यादव प्राइवेट नौकरी और खेती करते थे। उनके परिवार में अनुराग के अलावा 2 बेटियां पप्पी और बबली थीं। बबली की शादी हो चुकी थी और वह उमरदा में अपने पति के साथ रहती थी। 25 साल का अनुराग एक आकर्षक युवक था। उसने बीएसएससी पास की, लेकिन नौकरी नहीं मिली। नाकामयाबी के बाद वह ट्रैक्टर चलाने लगा। अनुराग शानदार जीवन शैली अपनाता था और गांव में बाइक लेकर घूमता था। पड़ोसी होने के नाते जब भी प्रगति और अनुराग की नजरें मिलतीं, उनकी आंखों में प्यार का सागर उमड़ पड़ता था। लेकिन वे घर वालों के डर से खुलकर बात नहीं कर पाते थे। यह बात कोरोना काल की है। हरिगोविंद सिंह और राम मनोहर के बीच 5 बीघा जमीन को लेकर विवाद था। इसके चलते दोनों परिवारों में दुश्मनी थी और उनका आपसी संपर्क टूट चुका था। फिर भी प्रगति और अनुराग मन ही मन एक दूसरे को चाहने लगे। प्रगति अनुराग के ठाट बाट से प्रभावित थी। अनुराग भी प्रगति की खूबसूरती का दीवाना था। दोनों तरफ से मोहब्बत थी। धीरे धीरे उनकी चाहत बढ़ी और वे घर के बाहर मिलने लगे। प्रगति की मौसी का घर औरैया में था। वह मौसी के घर जाने का बहाना बनाती, फिर साईं मंदिर जाने के नाम पर निकलती,
लेकिन वह बांके बिहारी होटल पहुंच जाती, जहां अनुराग भी आ जाता। वहां वे घंटों बैठकर प्यार भरी बातें करते। इसी होटल में एक दिन प्रगति और अनुराग ने अपने प्यार का इजहार किया। उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाईं। परिवारों की दुश्मनी के कारण उन्होंने अपने प्यार को छिपाकर रखा। प्रगति अक्सर अपनी बहन पारुल की ससुराल जाती थी। वह पारुल और उसके परिवार की समृद्धि से बहुत प्रभावित थी। उसका मन करता था कि काश अनुराग भी इतना अमीर होता, तब वह उससे शादी कर सुखी जीवन जी सकती थी। इसी सोच में उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने अपने प्रेमी अनुराग को इस योजना से अवगत कराया। प्रगति का प्लान था कि वह पारुल के देवर दिलीप को अपने प्यार के जाल में फंसाएगी। उसे शादी करने के बाद उसकी हत्या करवा देगी। इसके बाद उसे दिलीप की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। फिर वह अनुराग से दोबारा शादी कर लेगी और ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी। अनुराग को प्रगति का यह प्लान सुनकर पहले तो हैरानी हुई, लेकिन दोहरे फायदे को देखकर वह उसका साथ देने को तैयार हो गया। इस योजना के बाद प्रगति का पारुल की ससुराल आना जाना बढ़ गया। वह दिलीप पर डोरे डालने लगी। 21 साल का दिलीप भी प्रगति की ओर आकर्षित होने लगा। दिलीप हाइड्रा चलाता था और दिव्यापुर में रहता था। प्रगति किसी न किसी बहाने दिव्यापुर पहुंच जाती और दिलीप के साथ समय बिताती। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। एक दिन ऐसा आया कि दोनों शादी करने को बेताब हो गए। इसी बीच घर वालों ने दिलीप की शादी कहीं और तय कर दी। जब दिलीप को यह पता चला तो उसने साफ मना कर दिया। उसने परिवार को बता दिया कि वह और प्रगति एक दूसरे से प्यार करते हैं। वह सिर्फ प्रगति से ही शादी करेगा। अगर उसकी शादी कहीं और हुई तो वह आत्महत्या कर लेगा। दिलीप की इस धमकी से परिवार डर गया। सुमेर सिंह यादव ने प्रगति, उसके पिता हरिगोविंद सिंह और भाई आलोक से शादी की बात की। दोनों परिवारों की सहमति के बाद दिलीप और प्रगति का रिश्ता तय हो गया। हालांकि पारुल इस शादी के खिलाफ थी। शादी की तारीख 5 मार्च 2025 तय हुई। जब अनुराग को शादी की बात पता चली तो वह नाराज हो गया। प्रगति ने उसे समझाया कि वह ज्यादा दिन ससुराल में नहीं रहेगी। वह जल्द ही योजना को पूरा करेगी। उसने अनुराग से कहा कि वह तब तक सुपारी किलर का इंतजाम कर ले। प्रगति के आश्वासन पर अनुराग मान गया। 5 मार्च 2025 को दिव्यापुर के राधाकृष्ण मैरिज हॉल में प्रगति और दिलीप की शादी धूमधाम से हुई। प्रगति दुल्हन बनकर नगला दीपा अपने ससुराल आ गई। वहां उसका भव्य स्वागत हुआ। मुंह दिखाई की रस्म में उसे सोने चांदी के गहने और करीब 7,000 रुपए नकद मिले। सुहागरात के दौरान दिलीप ने उसका घूंघट उठाया और उसे सोने की अंगूठी 4,000 रुपए दिए। फिर वह अपने मायके लौट आई और उसे लेने उसका भाई आलोक खुद आया था। जब वह ससुराल से वापस आई तो उसके चेहरे पर खुशी की चमक साफ दिख रही थी। न ससुराल वालों ने कोई शिकायत की, न ही प्रगति ने कोई नाराजगी जताई। इससे उसके परिवार को यकीन हो गया कि उसकी शादीशुदा जिंदगी सही रास्ते पर है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि प्रगति के मन में क्या साजिश पनप रही है। उसकी मुस्कान के पीछे एक खतरनाक इरादा छिपा था, जो जल्द ही सामने आने वाला था। मायके लौटने के अगले ही दिन प्रगति ने अपने पुराने प्रेमी अनुराग उर्फ मनोज से फोन पर बात की। दोनों ने मिलने का फैसला किया और औरैया हाईवे के पास बांके बिहारी होटल को चुना। अनुराग जल्द ही होटल पहुंच गया, जहां प्रगति पहले से उसका इंतजार कर रही थी। होटल के एक कमरे में बैठकर दोनों ने बात शुरू की। प्रगति ने कहा, मनोज, जैसा हमने सोचा था, मैंने दिलीप से शादी कर ली। शादी की रात मैंने कोई विरोध नहीं किया, ताकि किसी को शक न हो। लेकिन उस रात भी मेरे मन में सिर्फ तुम थे। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। अनुराग ने उसका हाथ थामते हुए जवाब दिया, तुम फिक्र मत करो। मैंने अपने मौसेरे भाई दुर्लभ के जरिए एक सुपारी किलर से बात कर ली है। वह तुम्हारे पति को रास्ते से हटा देगा। बस हमें पैसे चाहिए। प्रगति ने तुरंत कहा, पैसों की चिंता मत कर। मुंह दिखाई में मुझे 7,000 रुपये मिले हैं। दिलीप ने भी खर्च के लिए 4,000 रुपये दिए थे। कुल मिलाकर मेरे पास 1 लाख रुपए नकद और 8 लाख के गहने हैं। अब तुम उस सुपारी किलर को बुलाओ। हम सामने बैठकर सौदा पक्का करेंगे। इसके बाद अनुराग ने दुर्लभ यादव की मदद से रामनगर अछलदा के कुख्यात अपराधी रामजी नागर उर्फ चौधरी से संपर्क किया। रामजी हाल ही में होली से 2 दिन पहले जेल से छूटा था।
और पैसों की तंगी में था, इसलिए वह सुपारी लेने के लिए तुरंत तैयार हो गया। 17 मार्च 2025 को प्रगति और अनुराग फिर से बांके बिहारी होटल में मिले। वहां उन्होंने अपने खतरनाक प्लान की रूपरेखा तैयार की। अनुराग ने अपने जानकार दुर्लभ के जरिए रामजी नागर को बुला लिया। प्रगति, अनुराग और रामजी आमने सामने बैठे। प्रगति ने अपने ही पति की हत्या की सुपारी देने की बात शुरू की। रामजी ने इस काम के लिए 3 लाख रुपए मांगे। प्रगति को यह रकम ज्यादा लगी, इसलिए वह तुरंत राजी नहीं हुई। कुछ देर की बातचीत के बाद दुर्लभ ने दोनों के बीच 2 लाख रुपए में सौदा तय करवाया। प्रगति ने 1 लाख रुपए नकद एडवांस में रामजी को दे दिए। बाकी 1 लाख रुपए काम पूरा होने के बाद देने का वादा किया। पति की हत्या की सुपारी देने के बाद भी प्रगति दिलीप के साथ बहुत प्यार से पेश आती थी। वह फोन पर और वीडियो कॉल के जरिए उससे मीठी मीठी बातें करती थी। दिलीप भी अपनी नई पत्नी के प्यार में डूबा हुआ था। उसे जरा भी शक नहीं था कि यह प्यार एक धोखे का जाल है। 19 मार्च 2025 की सुबह करीब 10 बजे प्रगति ने दिलीप से फोन पर बात की। दिलीप ने बताया कि वह कन्नौज के उमरदा कस्बे में है, जहां पुल निर्माण का काम चल रहा है। वह अपनी हाइड्रा क्रेन लेकर गया था और उसका काम अब पूरा हो चुका था। उसने कहा कि वह जल्द ही घर के लिए निकल जाएगा। यह सुनते ही प्रगति ने तुरंत अनुराग को यह खबर दी। अनुराग ने यह बात सुपारी किलर रामजी नागर को बता दी। रामजी ने अपने 2 साथियों शिवम और दुर्लभ को साथ लिया। तीनों बाइक से बेला चौराहे पर पहुंच गए। दोपहर करीब 1:30 पर दिलीप ने बेला चौराहा पार किया और दिव्यापुर की ओर बढ़ा। रामजी, शिवम और दुर्लभ ने बाइक से उसका पीछा शुरू कर दिया। पटना नहर पुल के पास एक ढाबा था, जहां दिलीप खाना खाने के लिए रुका। वहां उसने अपने बड़े भाई संदीप को फोन कर बताया कि वह हाइड्रा क्रेन लेकर लौट रहा है। वह ढाबे पर खाना खा रहा है और 1 घंटे में घर पहुंच जाएगा। खाना खाने के बाद जब दिलीप ढाबे से बाहर निकला तो रामजी नागर वहां खड़ा था। रामजी ने उससे पूछा, भाई साहब, यह हाइड्रा क्रेन आपकी है? दिलीप ने जवाब दिया, हाँ, मेरी ही है। कोई काम है? रामजी ने कहा, हाँ, बहुत जरूरी काम है। हमारी कार बेकाबू होकर नहर की पटरी से फिसलकर नहर में गिर गई है। हमें उसे बाहर निकालना है। आप जरा जगह देख लें, फिर क्रेन से निकाल दीजिए। जो पैसे कहेंगे हम दे देंगे। दिलीप ने सोचा कि यह छोटा सा काम है और 4,000 रुपये मिल जाएंगे। लालच में आकर वह उनके साथ जाने को तैयार हो गया। रामजी, शिवम और दुर्लभ ने दिलीप को बाइक पर बीच में बिठाया और घटनास्थल की ओर ले गए। लगभग 7 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद उनकी बाइक पलिया गांव के पास नहर की पटरी पर रुकी। बाइक से उतरते ही रामजी, शिवम और दुर्लभ ने दिलीप को दबोच लिया। उन्होंने उसे घसीटकर नहर की पटरी से कुछ दूर गेहूं के खेत में ले गए। वहां उन्होंने उसकी पिटाई की और धारदार हथियार से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। लेकिन दिलीप की सांसें अभी भी चल रही थीं। तब रामजी ने अपनी कमर से 315 बोर का तमंचा निकाला। उसने तमंचा दिलीप की कनपट्टी पर सटाया और गोली चला दी। उसे मरा समझकर तीनों बाइक से फरार हो गए। इस दौरान प्रगति अपने प्रेमी और सुपारी किलर से फोन पर संपर्क में थी। शाम 4 बजे पलिया गांव के कुछ लोगों ने गेहूं के खेत में एक युवक को मरणासन्न हालत में देखा। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सहार थाने के एसएचओ पंकज मिश्रा अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उस समय युवक की सांसें चल रही थीं। उसकी जान बचाने के लिए उसे बिधुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जब 2 घंटे तक दिलीप घर नहीं पहुंचा तो उसके भाई संदीप ने उसे फोन किया। फोन इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने उठाया। उन्होंने बताया कि यह फोन जिस युवक का है वह गंभीर हालत में बिधुना अस्पताल में है। यह सुनकर संदीप घबरा गया। उसने एसएचओ को बताया कि घायल युवक उसका भाई दिलीप है और वह जल्द अस्पताल पहुंच रहा है। संदीप ने दिलीप के घायल होने की खबर अपने माता पिता, भाइयों और दिलीप की ससुराल में दी। वह अपने भाई अक्षय के साथ बिधुना पहुंचा। अस्पताल में दिलीप की हालत देखकर उसने डॉक्टरों से बात की। गंभीर हालत के कारण डॉक्टरों ने दिलीप को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सैफई में इलाज शुरू हुआ और सीटी स्कैन से पता चला कि दिलीप की कनपटी में गोली फंसी है। तब तक दिलीप का पूरा परिवार सैफई पहुंच चुका था।
प्रगति भी अपने भाई आलोक के साथ वहां आई। पति की हालत देखकर वह रोने लगी और बोली, मेरे हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा और भगवान ने यह क्या कर दिया। अगर इन्हें कुछ हुआ तो मैं कैसे जीऊंगी। आलोक ने किसी तरह उसे संभाला, हालांकि वह जानता था कि प्रगति नाटक कर रही है। जब गोली लगने की खबर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची, एएसपी अभिजीत आर शंकर, एएसपी आलोक मिश्रा, डीएसपी भरत पासवान और एसएचओ पंकज मिश्रा सैफई पहुंचे। उन्होंने दिलीप के परिवार से बात की और मामले की जानकारी ली। पता चला कि दिलीप एक करोड़पति कारोबारी का बेटा था और उसकी शादी हाल ही में हुई थी। लेकिन सवाल यह था कि दिलीप का दुश्मन कौन था। परिवार वाले भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सके। अगले दिन सैफई में दिलीप की हालत और बिगड़ दहाचा गई। परिवार ने उसे ग्वालियर के एक बड़े डहे अस्पताल में भर्ती कराया। वहां सुधार न होने पर उसे आगरा ले जाया गया। जब वहां भी हालत नहीं सुधरी तो उसे औरैया के चिचौली मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद 21 मार्च 2025 की सुबह दिलीप जिंदगी से हार गया। उसकी मौत के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि दिलीप के शरीर पर 9 गहरे घाव थे, जो धारदार हथियार से किए गए थे। साथ ही उसके सिर से 315 बोर की एक गोली बरामद हुई। पोस्टमार्टम के बाद परिवार दिलीप का शव उसके गांव नगला दीपा ले गया। शव के गांव पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक छा गया। बेटे की लाश देखकर पिता सुमेर सिंह और मां सुमन देवी रो रोकर बेहाल हो गए। घर के बाकी लोगों की आंखों से भी आंसू बहने लगे। प्रगति, जो ससुराल में थी, शव देखकर बेसुध हो गई। वह दिलीप के शव से लिपटकर रोने लगी। उसका हाल देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। प्रगति की बहन पारुल ने उसे किसी तरह ढांढस बंधाया। इसके बाद दिलीप का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाजों के साथ किया गया। इस बीच एसएचओ पंकज मिश्रा ने संदीप की तहरीर के आधार पर जानलेवा हमले की एफआईआर दर्ज की। इसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत दर्ज किया गया। दिलीप की मौत के बाद इसे हत्या में बदलकर धारा 103 के तहत केस दर्ज किया गया। चूंकि यह एक बडीढे कारोबारी के बेटे की हत्या थी, एसपी अभिजीत आर शंकर ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने इस कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए एक विशेष जांच टीम बनाई। इसमें एएसपी आलोक मिश्रा, डीएसपी भरत पासवान, एसएचओ पंकज मिश्रा, स्वाट टीम के प्रभारी राजीव कुमार और सर्विलांस टीम शामिल थीं। पुलिस की विशेष टीम ने पूरी तत्परता से जांच शुरू की। सबसे पहले वे घटनास्थल पर पहुंचे और वहां का बारीकी से निरीक्षण किया। फिर उन्होंने ढाबे के मालिक और कर्मचारियों से अलग अलग पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने ढाबे से पलिया गांव तक के रास्ते की जांच की। यह दूरी करीब 7 किलोमीटर थी, जहां दिलीप घायल हालत में मिला था। टीम ने इस रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच में एक अहम सुराग मिला। पटना नहर पुल पर लगे एक कैमरे में 4 लोग बाइक पर पलिया गांव की ओर जाते दिखे, लेकिन वापसी में बाइक पर सिर्फ 3 लोग थे। फुटेज में एक व्यक्ति का चेहरा साफ दिख रहा था, जिससे उसकी पहचान संभव हुई। पुलिस ने यह फुटेज आसपास के थानों को भेजी। अचलदा थाने की पुलिस ने फुटेज देखकर बताया कि बाइक चलाने वाला रामजी नागर उर्फ चौधरी है। रामजी रामनगर गांव का रहने वाला कुख्यात अपराधी है। उसके खिलाफ 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में उसे गैंगस्टर एक्ट के तहत जमानत मिली थी और वह जेल से बाहर था। इस जानकारी के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि रामजी इस हत्या में शामिल है। पुलिस ने रामनगर गांव में छापेमारी की, लेकिन वह वहां नहीं मिला। शो पंकज मिश्रा और स्वाट टीम के प्रभारी राजीव कुमार ने मुखबिरों को उसके पीछे लगाया। पुलिस ने लगातार छापे मारे। आखिरकार 24 मार्च 2025 को दोपहर 12 बजे एक मुखबिर ने बताया कि रामजी हरपुरा मोद्दा पर है। वह किसी युवक से पैसे को लेकर बहस कर रहा है। मुखबिर ने कहा कि तुरंत कार्रवाई करें तो उसे पकड़ लिया जा सकता है। एसएचओ पंकज मिश्रा अपनी टीम के साथ हरपुरा मोद्दा पहुंचे। पुलिस को देखकर 2 युवक भागने लगे, लेकिन पुलिस ने तेजी दिखाकर दोनों को पकड़े हेड लिया और थाना सहार ले गई। पूछताछ में एक युवक ने अपना नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी बताया। वह महेश नागर का बेटा और रामनगर का निवासी था।
दूसरे युवक ने अपना नाम अनुराग उर्फ मनोज यादव बताया। वह राम मनोहर यादव का बेटा और सियापुर हजियापुर थाना भपूंद का रहने वाला था। राम जी की तलाशी में एक 315 बोर का देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन, एक तेज चाकू और 2,000 रुपए नकद मिले। अनुराग की तलाशी में भी एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन और 1,000 रुपए नकद बरामद हुए। पुलिस ने सभी सामान जब्त कर लिया। रामजी ने वह मोटरसाइकिल भी बरामद करवाई जिसे हत्या के दौरान इस्तेमाल किया गया था। वह मोटरसाइकिल हरपुरा मोद्दज पर छिपाई गई थी। जब पुलिस ने रामजी से दिलीप की हत्या के बारे में पूछताछ की तो उसने पहले खुद को बेकसूर बताया, लेकिन एसएचओ पंकज मिश्रा ने उसकी चाल समझ ली और सख्ती से पूछताछ शुरू की। जल्द ही रामजी टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने दिलीप की हत्या की थी। उसने बताया कि यह हत्या निजी दुश्मनी में नहीं बल्कि सुपारी के लिए की गई थी। रामाजी ने कहा कि सुपारी दिलीप की पत्नी प्रगति और उसके प्रेमी अनुराग ने दी थी। दोनों ने दुर्लभ के जरिए उससे संपर्क किया था। हत्या के लिए 2 लाख रुपए में सौदा हुआ, जिसमें 1 लाख रुपए एडवांस मिले थे। बाकी रकम लेने के लिए उसने अनुराग को हरपुरा मोद्दा पर बुलाया था। उसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ डेच लिया। रामजी पर सख्ती के दौरान उसकी चीखें थाने में गूंज रही थीं। ये सुनकर अनुराग डर गया। जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो वह जल्दी ही टूट गया। अनुराग ने बताया कि वह और प्रगति एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद दिलीप उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गया था, इसलिए दोनों ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया। उन्होंने रामजी को सुपारी देकर दिलीप की हत्या करवाई। जब यह साफ हो गया कि हत्या प्रगति ने करवाई थी, पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसके मायके सियापुर हजियापुर पहुंची, लेकिन वह वहां नहीं थी। उसके भाई आलोक ने बताया कि वह अपने ससुराल नगला दीपा में है। पुलिस नगला दीपा पहुंची और प्रगति को गिरफ्तार कर लिया। जब ससुराल वालों को उसकी गिरफ्तारी की खबर मिली तो उन्होंने विरोध किया। एसएचओ पंकज मिश्रा ने उन्हें बताया कि उनकी बहू ने ही उनके बेटे की हत्या की सुपारी दी थी। यह सुनकर पूरा परिवार सदमे में डूब गया। प्रगति को थाना सहार लाया गया। वहां उसका आमना सामना अनुराग और रामजी से हुआ। दोनों को देखकर उसे समझ आ गया कि उसका राज खुल चुका है। उसने बिना कुछ कहे अपना गुनाह कबूल कर लिया। एसएचओ पंकज मिश्रा ने हत्यारों को पकड़ कर मामले को सुलझा लिया। उन्होंने इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। एसपी अभिजीत आर शंकर और एएसपी आलोक मिश्रा ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने हत्या की गुत्थी सुलझाने की जानकारी सार्वजनिक की। चूंकि आरोपियों ने गुनाह कबूल कर लिया था, पुलिस ने संदीप की शिकायत पर बीएनएस की धारा 103 का 1 और 61 का 2 के तहत केस दर्ज किया। रामजी नागर, अनुराग उर्फ मनोज और प्रगति को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पता चला कि रामजी और अनुराग के पास से तमंचे और कारतूस मिले थे, इसलिए उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत भी केस दर्ज किया गया। जांच में जो तथ्य सामने आए वे चौंकाने वाले थे। एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ जिंदगी बिताने की चाह में शादी के सिर्फ 14 दिन बाद अपने पति की हत्या की सुपारी दे दी। 25 मार्च 2025 को पुलिस ने रामजी, अनुराग और प्रगति को इटावा कोर्ट में पेश किया। वहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। 27 मार्च 2025 की रात एसएचओ पंकज मिश्रा ने चेकिंग के दौरान रामजी के साथियों शिवम और दुर्लभ यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों हत्याकांड में वांछित थे। उनके पास से 2 तमंचे और 4 कारतूस बरामद हुए। उन्हें भी जेल भेज दिया गया। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको सतर्क और जागरूक करना है। इस घटना पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस कहानी को कहां से पढ़ रहे हैं, यह भी लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारी ऐसी कहानियों को पढ़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।